नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है और रुद्रपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर एयरपोर्ट से हिंडन लैंड पहुंचेंगे सीएम धामी। आज दिल्ली दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसके चलते नोएडा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के। रुद्रपुर में कई कार्यक्रमों में सबसे पहले शिरकत करेंगे। पंतनगर एयरपोर्ट से हिंडन लैंड पहुंचेंगे सीएम और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम है नोएडा में जो आयोजित है, जहां पर शिरकत करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। शाम करीब 4:30 बजे उत्तराखंड निवास को रवाना होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। सबसे पहले पंतनगर एयरपोर्ट से हिंडन लैंड पहुंचेंगे और इसके बाद जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रुद्रपुर में सबसे पहले कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। पंतनगर एयरपोर्ट से हिंडन लैंड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली दौरे पर भी रहने वाले हैं, जहां पर नोएडा में आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम करीब 4:30 बजे उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से रवाना होंगे। उत्तराखंड निवास को रवाना होंगे मुख्यमंत्री धामी। और हमारे संवाददाता यशराज आनंद और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यशराज, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, सबसे पहले रुद्रपुर को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ सकते हैं सीएम। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर है और वहीं रुद्रपुर की यदि बात करें तो रुद्रपुर में वो कुछ नई नई सौगात भी दे सकते हैं। और इन सबसे बड़ी बात है कि इन सौगात में के कारण रुद्रपुर वासियों को काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए तो रुद्रपुर की यदि बात करें तो रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने के बाद ही वहां पर जो है लोगों में खुश माहौल है। और वहीं पर यदि बात करें रुद्रपुर में स्थित पंडित राम सुमेर शुक्ल स्मृति मेडिकल कॉलेज में वे दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी वो बतौर शिरकत करने वाले हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री रुद्रपुर समेत कई नई सौगात देने वाले हैं। और प्रदेश के मुखिया को आगमन को देखते हुए वहां पर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली थी। जी यशराज जी, इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा भी है और नोएडा में निजी कार्यक्रम में शामिल होने वाले, इसको लेकर कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके बाद नोएडा में जाएंगे और दिल्ली जाके वो जब दिल्ली जाते हैं तो लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार की भी खबर आती है, कैबिनेट के विस्तार की भी खबर आती है। तो वहीं चुनाव भी नजदीक अब धीरे धीरे आने वाला है। 27 को भी चुनाव आने वाला है 2027 में। इसको देखते हुए लगातार तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है और कैबिनेट विस्तार की भी संभावना कहीं ना कहीं जताई जा रही है। जी यशराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर रुद्रपुर में कई सौगातों का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी की ओर से किया जाएगा, तो वहीं दिल्ली दौरे पर जब रहेंगे तो नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। सबसे पहले रुद्रपुर वासियों को बड़ी सौगात देंगे और इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर नोएडा में आयोजित जो उनका कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम, वहां शामिल होंगे। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कृषि गोष्ठी का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं किसानों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने पर सीएम का आभार भी जताया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता है और कृषि में तकनीकी उन्नत बीजों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया जाए। किसान अपने साल भर जो है अपना खून पसीना परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है। वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर भी आदरणीय
प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कृषि विभाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया है और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सीमांत क्षेत्र है क्योंकि भारत नेपाल सीमा के अधिकांश गांव यहाँ पर आते हैं। उन गाँव के किसानों को अच्छी प्रकार की कृषि करने के जो भी यहाँ पर अच्छी तकनीकी हो सकती हैं, अच्छी प्रजातियाँ हो सकती हैं, जो शोध अनुसंधान के नए तरीके हो सकते हैं, वो सभी यहाँ पर जानकारियाँ मिली हैं। अच्छी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। अनेक प्रकार के कृषि उपकरण और कृषि से संबंधित बीज भी यहाँ पर वितरित किए गए हैं। ये प्रयास अब पूरे राज्य के अंदर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बढ़ाए जाएंगे, उसको आयोजित किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश के किसान जहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जैसी चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों पर उनको कैसे अच्छा उत्पादन मिले और कैसे उनकी फसल और अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, साथ ही उनकी आय दुगना हो, उस पर काम होगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास को हम पूरे राज्य के अंदर बढ़ाएंगे। मैं सभी किसान भाइयों को, क्योंकि गन्ने की कीमत बढ़ी है, दूसरे को कुंटल हमने बढ़ाया है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, और इसके पीछे हमारा हेतु है कि किसान हमारे प्रोत्साहित भी हों, उनका उत्साहवर्धन भी हो, और जो गन्ने का उत्पादन पिछले सालों में कुछ घटा है वो उत्पादन बढ़े, लोग गन्ने की खेती और जोर शोर से करें और सभी खेतियाँ अच्छी हों, उसके लिए हमारा समग्र प्रयास जारी रहेगा। 30 रुपये कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। जैसा कि मूल्य निर्धारण में मैं इस उधम सिंह नगर से प्रतिनिधित्व कर रहा था और ये हमारी मीटिंग जो है देहरादून में थी, क्योंकि गन्ने पे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गई है और मैंने कैलकुलेशन करके वहाँ पे ये बताया था कि गन्ने पे बोने से लेकर मिल सप्लाई होने तक 350 रुपये प्रति कुंटल खर्चा आता है और हम किसानों ने ये मांग रखी थी कि सरकार किसानों की माली हालत ठीक करने के लिए 450 रुपये जो है गन्ने का मूल्य करे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपये बढ़ाया, जो कि यूपी के बराबर है, जबकि यूपी और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति में बहुत अंतर है। लेकिन हम इससे संतुष्ट हैं और हम आगे ये चाह रहे हैं कि अगले सीजन में कम से कम 450 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी गन्ने का भुगतान मूल्य देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, ताकि किसानों की माली हालत सुधर सके। तो वहीं अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि आज भारत ने न केवल अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों का अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। पिछले 60 सालों की तुलना में भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के कई उपग्रहों का लॉन्च कर चुका है। स्पेस नहीं, सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको काम करना है। तो स्पेस में हमने जो किया है, तो ये एग्जाम्पल है कि भारत को जो हम पिछले 60 इयर्स में जो हमने पीछे लगा है स्पेस में, अब हम आगे पहुंचा है। तो हमने चंद्रमा और मार्स पर हमारा सैटेलाइट्स को भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग भी किया है हमने पहली बार। भारत बना पहली बार एक सॉफ्ट लैंडिंग करना नेशन बन गया। तो ये एग्जाम्पल्स हमको जो दिखाते हैं कि हमारे युवा, हमारे साइंटिस्ट, सो हमको ये ताकत है तो ऐसे काम करने में कुछ कम खर्चा से। सो ये एग्जाम्पल है, तो हमको कई और टेक्नोलॉजी डोमेन में ही हमको दिखाना है। बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, AI है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको आगे पहुंचना है। तो हमारे ये एग्जाम्पल हम स्पेस से दिखाते हैं। स्वदेशी का उपयोग करके किस प्रकार से स्पेस में बढ़ाओ, कितने अभी तक? स्वदेशी तो हमारा एक इंटरनल प्लान है। सो हमको स्वदेशी टेक्नोलॉजी का नेसेसिटी है। सो हम किसी, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप का, तो इंटरनलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग इट इन इंडिया इज अ ग्रेट गोल, बट देयर आर चैलेंजेस। सो गवर्नमेंट अब एक अनाउंसमेंट किया है, तो कैसे इंसेंटिव्स देंगे, फिर ये काम चलते रहते हैं, स्वदेशी का काम चलते ही रहते हैं।
तो वहीं देहरादून के चक्राता से गर्भवती महिला से रेप का मामला सामने आया है। इससे 2 दिन पहले प्रदेश के चमोली से भी एक शिक्षक को छात्रों के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लगातार महिला उत्पीड़न के मामलों के सामने आने पर विपक्ष एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने भी इन प्रकरणों की निंदा करते हुए कहा कि अपराध और अपराधी का कोई समाज नहीं होता और अपराधी को सजा देने का काम सरकार और न्यायपालिका का है। अपराध और अपराधी का कोई भी समाज नहीं होता और जिसके अपराधी के दिमाग में अपराध पनपता है और उसके बाद उसे कड़ी सजा देना सरकार का काम है, एक उदाहरण के तौर पर न्यायपालिका का काम है। और अब इस तरह के अपराधों को क्षमा नहीं किया जा रहा। न्यायपालिका भी इस पे सख्त है और कार्यपालिका भी इस पे सख्त है, शासन प्रशासन भी सख्त है। तो निश्चित तौर पर इस तरह का कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधानों के तहत सजा मिलनी चाहिए और न्यायपालिका इसमें अपना काम बखूबी निभा भी रही है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे उत्तराखंड से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार का मौका मिला है। UKSSC ने ग्रेड सी के 57 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर की बताई गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन, पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन किया जाएगा और चयन प्रक्रिया का आश्वासन अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें। अभ्यर्थियों से जब अपील की जा रही है तो बेरोजगार जो युवा है उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार का मौका दिया गया है। UKSSC ने ग्रेड सी के 57 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया। बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड के UKSSC पेपर में कई आवेदन और आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, यानी कि छात्र ऑनलाइन ही पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया से इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 30 दिसंबर की तय की गई है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार का मौका देने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध और लगातार इस दिशा में काम करती हुई, और इसके बाद ये आपको अपडेट बता रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों से अपील भी की गई है कि अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन भी पूरा कर लें। UKSSC को लेकर 57% पद के लिए पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को लेकर 30 दिसंबर की तिथि जारी कर दी गई है और अंतिम तिथि बताई जा रही है 30 दिसंबर वो अंतिम तारीख होगी जब युवा आवेदन कर सकते हैं। भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है UKSSC ने ग्रेड सी का। बेरोजगार युवाओं के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये खबर, आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 100 बसों के बाद अब 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है प्रदेश सरकार की ओर से। निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। 200 बसें मैदानी रूटों पर तो वहीं 50 बसें पर्वतीय रूट पर चलेंगी। नई बसों से यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिलेगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात। इस साल के अंत होने में अभी कुछ दिन शेष है, लेकिन सरकार लगातार योजनाओं से 100 बसों के बाद अब 250 बस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में 23वीं प्रादेशिक पुलिस वॉलीबॉल और साथ ही सैपक टाकरा प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान वॉलीबॉल फाइनल में हरिद्वार टीम ने इतिहास रचते हुए 12 बार की चैंपियन देहरादून को हराया। वहीं SSP प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने विजेता टीम को बधाई देते हुए भविष्य में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने की जानकारी दी। वहीं प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार के जिला जज नरेंद्र दत्त ने भी शिरकत की। ये हरिद्वार की जो है टीम की उपलब्धि है कि एक इतनी बड़ी टीम को जो 12 साल से लगातार जीत रही थी उस रिकॉर्ड को तोड़ा, तो दर्शाता है कि ये क्या बोलते हैं कितनी अच्छी वो टीम खेली। और इसका श्रेय तो मैं कप्तान साहब को ही दूंगा कि उन्होंने इस टीम को बनाया और जो असंभव था उसको संभव करा। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने सुना था पिछली बार भी हारे थे, बड़ी क्लोज मैच से हारे थे, 3-2 से हारे थे हरिद्वार, बट इस बार उन्होंने आज भी क्लीन स्वीप 3-3-0 से क्लीन स्वीप से करा, वो तबियत से हारा है सर। नहीं वही खेल तो ऐसी ही देखिए कि मेरे को बड़ा, मैं भी SP साहब से भी कह रहा, SP साहब से कह रहा था कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब होती है तो
तो एक आदमी जागृत हो और फिटनेस का भी एक है, और पुलिस वालों का इसमें एंगेज रहे तो इससे बड़ी बढ़िया क्या बात है। और आजकल तो मोदी साहब का भी मोटो है, तो खेलो कूदो और फिर रहो फिट। और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको रुद्रपुर, जहां पर शिलापाठ, अनावरण और स्मृति समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने ये शानदार संयोजन किया है, और सच में आज पूज्य पिताजी जहां भी होंगे वहां से उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि आप जैसा पुत्र जो हर उनकी स्मृति हो, उनका जन्मदिन हो, आप दोनों ही भाई आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश भाई साहब, जो हमारी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पूरे राम सुमेर शुक्ल ट्रस्ट के, आप जैसे पुत्रों को पाकर सच में उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी, और वो जहां होंगे वहीं से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि पिता से जो पुत्र आगे निकल जाए सच में उन्हीं को पूत कहा जाता है। तो ऐसे पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के दोनों ही पुत्र बड़े भाई साहब दिनेश जी और राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, रुद्रपुर नगर निगम के महापौर श्री विकास शर्मा जी, नगर निगम काशीपुर के महापौर श्री दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री गुंजन सुखीजा जी, ब्लॉक प्रमुख रुद्रपुर श्रीमती रीना गौतम जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डकू जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग मुकेश कुमार जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड मत्स्य पालक विकास प्राधिकरण श्री उत्तम दत्ता जी, अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम जी, अध्यक्ष उत्तराखंड हज कमेटी श्री खतीब अहमद जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री नेत्रपाल मौर्य जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री सचिन शुक्ला जी, श्री मंजीत कौर जी, माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत गणेशपुर मिंटू गुम्बर जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गदरपुर राजीव सैनी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष सुल्तानपुर पट्टी श्री शंकर कोरंगा जी, हमारे जलागम परिषद के उपाध्यक्ष सतीश चुक जी, अध्यक्ष नगर पंचायत भूलरभोज, अमित नारंग जी जिला उपाध्यक्ष, गौरव शर्मा जी, कांवल सिंह जी और मंचासीन हमारे सभी नेतागण और मेरे सामने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, वहाँ हमारे रामपाल सिंह जी, अनिल जी, सारे लोग वहाँ सामने, राम प्रकाश जी, अनेक साथी हमारे वहाँ भी बैठे, सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, हमारे सभी बड़े बुजुर्गवार, माताएं बहनें, हमारी बहन भी बैठी हुई और महिला मोर्चा और बड़ी संख्या में आई हुई हमारी सभी माताएं बहनें, सब मेरे नौजवान साथियों, विद्यालय के हमारे सभी प्रोफेसर, सभी डॉक्टर, सभी हमारे मेडिकल के सभी स्टूडेंट, स्टाफ, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के सभी स्टाफ को, मीडिया के हमारे सभी मित्र, जिनके कैमरों को देखकर कई बार हमारी जो इधर उधर हो जाते हैं धारा बदलने वाले ये आपने नया शब्द निकाल दिया। जो
कलम के हमारे सिपाही हैं और आज टेक्निक के ज़माने में हमारे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सभी का आज के इस बहुत शानदार कार्यक्रम में, जहां हम पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को आज उनका स्मरण करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं भी आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तराई क्षेत्र के संस्थापकों में से एक, इस क्षेत्र के शिल्पी और किसान हितों के लिए हमेशा सजग रहने वाले, एक प्रहरी की तरह काम करने वाले, और सच में जैसा मैं चूंकि इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से आता रहा हूं, मेरे साथ जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तब भी इस क्षेत्र के लोग हों या इनका जो पैतृक क्षेत्र है देवरिया, उस पैतृक क्षेत्र देवरिया के भी बहुत सारे मित्र, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, भदोही तक के हो, और बिहार के भी बहुत सारे मित्र। अभी बिहार के चुनाव में भी मैं गया था तो बहुत साथियों से मिलना हुआ था। तब से मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत भली भांति सुनता आया, जानता आया, जानकारी होती रही कि पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने अनेक लोगों को आगे लाकर यहाँ पर बसाने का काम नहीं किया, और हम कहें कि तराई को बचाने में, बसाने में, और उस समय में बड़ी हिम्मत का काम होता था। यहाँ पर बड़े बड़े अजगर होते थे, बिच्छू होते थे, सांप होते थे, अभी शेर के बारे में खुद ही बता रहे थे, शेर होते थे, गुलदार होते थे, तमाम प्रकार के ऐसे जानवर जो सच में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते थे। मच्छर बहुत होते थे। उस परिस्थितियों में यहाँ पर लोगों को बसाना, उनको प्रेरित करना, उन्होंने काम किया। मैं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको अपनी तरफ से बहुत भावांजलि अर्पित करता हूँ, बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उनकी पुण्य स्मृति के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में इतनी विशाल संख्या में आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये काम इन्होंने, राजेश शुक्ला जी ने और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी ने बहुत अच्छा करवाया कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट करने वाले लोग, जैसे डॉक्टर साहब का शुरू में रश्मि जैन जी का, तिवारी जी का, अनेक लोगों को मैं खुद जानता हूं। सच में अभी ये हमारे कमल जिंदल जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन अचानक बीमार हो गए, इनको भी फिर से उसी तरह तंदुरुस्त बनाने में बहुत। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।